आपसे बांटने वाली हूँ वो मेरे छोटे भाई ने मुझसे शेयर किया था। कहते हैं ना कि कुछ आदतें हमें विरासत में मिलती है। आप चाहे मेरी बातों पे भरोसा करें या ना करें, पर मेरे वंश के हर पीढ़ी के कुछ लोगों में रूहों के साथ सामना होने का सिलसिला हमेशा से चलता आ रहा है। जितना मुझे पता है, मेरे दादाजी ने उनकी पत्नी के मौत के बाद रूहों को मुक्ति दिलाने का काम बंद कर दिया और बस अपने परिवार और जमींदारी पे ध्यान देना ही सही समझा। मेरे पापा भी एक धार्मिक इंसान थे और उनको आत्माओं पे यकीन था, पर वो कहानियां उन्होंने कभी हमसे बांटा ही नहीं। उनके बाद मुझे और मेरे भाई को बहुत सारे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा जिन्हें हम खुद भी समझ नहीं पाए। इन्हीं चीजों को खुद से समझने की कोशिश में हम हर तरह के हॉन्टेड बुक्स और हॉरर शोज देखा करते थे। उन्हीं में से एक था 2010 का MTV गर्ल्स नाइट आउट। उसी शो के माध्यम से मुझे गौरव तिवारी के बारे में पता चला, जो कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे। उनका काम था हॉन्टेड जगहों पे जाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना। ये सब जानने के बाद भाई ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में अप्लाई भी कर दिया, पर 18 साल के नीचे उम्र होने के कारण उसका एप्लीकेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं IIT खड़गपुर अपना BTech इंजीनियरिंग करने चला गया। लेकिन उसके अंदर तब भी पैरानॉर्मल विषयों को जानने का जुनून था। IIT खड़गपुर के टफ कंपटीशन और अपने ही बैचमेट्स के दोस्ती ना करने के मनोभाव से भाई ज्यादातर वक्त IIT कैंपस में घूमने और उसे जानने में लगा रहता था। 2100 एकड़ का बड़ा कैंपस पूरे इंडिया में सबसे बड़ा IIT माना जाता है और उसी IIT खड़गपुर के 50% से ज़्यादा आज भी जंगलों से घिरा हुआ है। एक शाम करीब 8 बजे दिवाकर, मेरा भाई, नेहरू म्यूजियम देखने के लिए निकलता है, जो पहले के जमाने में हिजली डिटेंशन कैंप हुआ करता था, जब ब्रिटिश हमारे भारत पे कब्जा किए हुए थे। मेरे भाई को पहले से ही पता था कि म्यूजियम में कोई एंट्रेंस या एग्जिट गेट नहीं था और ना ही कोई आने जाने के वक्त की पाबंदी। असल में ये म्यूजियम सिर्फ सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। मैंने अपना साइकिल बाहर पार्क किया और म्यूजियम के अंदर चला गया। कुछ वक्त ग्राउंड फ्लोर पे बिताने के बाद भाई सेकंड फ्लोर पे भी घूमने का मन बनाता है। सीढ़ियों से चढ़ते हुए जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पे अपना कदम रखा, उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, मानो कोई उसे देख रहा हो। पर म्यूजियम पे उस वक्त ना सेकंड फ्लोर पे कोई था और ना ही पूरे बिल्डिंग पे। मन का वहम मानकर भाई अपने बाएं तरफ के एकदम आखिर के 8 फ्रेम्स देखने के लिए चलने लगा, लेकिन कुछ 1-2 कदम चलते हुए ही उसे अपने साथ साथ ठीक उसके पीछे किसी और के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जैसे जैसे भाई आगे बढ़ रहा था, ठीक वैसे ही उसके पीछे कोई साथ में चलने लगा था। भाई रुकता तो पीछे का वो शख्स भी रुक रहा था। थोड़ी देर में भाई को ये सब बस कोई दिमाग की रची हुई काल्पनिक सोच लगी और इसलिए 8 फ्रेम्स के नजदीक जाकर वो उन्हें अच्छे से देखने लगा। 8 फ्रेम्स को देखने के बाद मैं मुड़कर उसी फ्लोर के दूसरी ओर जैसे ही चलना शुरू करता हूँ, वापस से वही कदमों की आहट जैसे मेरा पीछा करने लगी। मुझे वहाँ और ज़्यादा देर रुकना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने सीढ़ियों से वापस ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाना चाहा। तभी ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे उन कदमों ने अचानक से तेज़ी पकड़ ली हो। पीछे मुड़ के देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं उस दिन वहाँ से वापस आ गया। इसलिए उसने तय किया कि अगले दिन इसी जगह पे शाम के 4 बजे के बाद जब क्लासेस खत्म हो जाएगी तब दोबारा म्यूजियम आएगा।
इस बार भाई अपने साथ उसका घर पे खुद से बनाया हुआ ईएमएफ रीडर और ईवीपी रिकॉर्डर साथ में लाना ठीक समझा। अगले दिन अपने साइकिल पे उन चीजों को साथ में लेते हुए नेहरू म्यूजियम पे पहुंचने के लिए भाई ने शहीद मार्ग रोड को चुना, जो रास्ता काफी छोटा था। दो साइकिल भी एक साथ उस रास्ते पे चलाना मुश्किल सा था। जैसे ही मैं अपने साइकिल को बाई तरफ मोड़ता हूँ म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए, उसी वक्त मेरे बैग से बहुत ज़ोर से बीप्स की आवाज़ आने लगती है और वो मेरे बैग के अंदर रखी हुई ईएमएफ मीटर से आ रही थी, जो कि मैंने ही अपने रूम में बैठ के बनाया था। ईएमएफ मीटर्स ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिटेक्ट करने के काम आते हैं, जो कि आपके नॉर्मल टीवीज़, एसी या फिर रेफ्रिजरेटर से भी निकलते हैं। ऐसे डिवाइसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो हैवी वोल्टेज में, तो उनके अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि स्पिरिट्स भी एक एनर्जी ही होती है, जिस वजह से उनमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है, जो कभी कभी आप एक ईएमएफ मीटर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। पर उस वक्त ऐसा डिटेक्ट होना नामुमकिन सा था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई घर ही नहीं था जहाँ से भाई अपना साइकिल लिए हुए आ रहा था। मेरे भाई दिवाकर ने अपना साइकिल एक बड़े से बरगद के पेड़ के साथ लगाकर पार्किंग कर दी, जो पेड़ करीब 100 साल पुरानी थी। इसके बाद वो उस ईएमएफ रीडिंग का असली कारण ढूंढने लग गया। कुछ ही पलों में उसने जाना कि वो बिल्कुल शहीद मार्ग के बीचों बीच खड़ा है, जहां एक तरफ एकदम रास्ते के आखिर में नेहरू म्यूजियम मतलब हिजली डिटेंशन कैंप है और दूसरी तरफ रास्ते के आखिर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स बैरक है, जहां पे जाकर ये रास्ता खत्म होती है। चारों तरफ उस जगह पे बस लंबे ऊंचे घास और कुछ 100 साल पुराने पेड़ दिख रहे थे। बाकी ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स के बैरक की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को मन ही मन पूछता रहा भाई कि आखिर ऐसी सुनसान जगह पे ईएमएफ कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, कि तभी उसे एक ब्रिटिश स्क्वाटर क्वार्टर बिल्डिंग पे एक टीवी सेट जैसा कुछ दिखा। पर ऐसा कैसे हो सकता था? कोई भी उस बिल्डिंग पे अब नहीं रहता था, बस बिल्लियां और चमगादड़ों के अलावा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन बैरक्स पे अब कोई भी बिजली का कनेक्शन था ही नहीं। ये सब सोचते हुए जैसे ही दिवाकर उस बिल्डिंग के एक रूम पे टेलीविजन सेट चल रहा है कि नहीं देखने के लिए आगे बढ़ने लगा, तभी कोई या किसी ने उस पे उसका बाईसाइकिल फेंक दिया। ऐसा लगा कोई उस साइकिल को हवा में उछालकर भाई को मुंह के बल रास्ते पे गिराना चाहता था। जैसे ही भाई का सर रास्ते पे गिरकर ठोकर खाई, उसका ईएमएफ मीटर अचानक से एकदम बंद हो गया और साथ ही जो लाल एलईडीज उस मीटर पे अब तक जल बुझ रहे थे, वो भी जलना बंद हो गया। कुछ दिनों बाद अपने जख्मों से उभरते हुए दिवाकर ने सोचा कि अब वो उस नेहरू म्यूजियम पे वापस बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैंने सोचा कि अच्छा यही होगा कि मैं अपना फोकस नेहरू म्यूजियम से हटा के आईआईटी खड़गपुर के बियॉन्ड जो जंगल है, उस जंगल को एक्सप्लोर करने में टाइम स्पेंड करूं। पहले भी कई बार करीब रोज उस जंगल पे जाने के लिए भाई नाकाम कोशिश करता रहता था, पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे हर बार इधर उधर ताकाझाकी करते हुए पकड़ लेते थे और उस जगह को रेस्ट्रिक्टेड एरिया बताया करते थे। वहां आना जाना बिल्कुल मना था सबको। लेकिन उस दिन भाई की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि पोस्ट के आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं दिख रहा था। भाई जल्दी से साइकिल चलाकर उस पोस्ट को पार करते हुए जंगल के अंदर चला गया, जहाँ पे उसे पुरानी टूटी फूटी सी स्कूल बिल्डिंग दिखी। भाई को यकीन था 20 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद इतने दूर तक पक्का उसे कोई सिक्योरिटी गार्ड पीछा नहीं कर रहा होगा। तो भाई ने अपना बैकपैक खोला पानी का बोतल निकालने के लिए, कि तभी
वो ये देखकर निराश हो गया कि वो अपने साथ ईएमएफ रीडर लाना भूल गया था, क्योंकि भाई को लगा था कि आज भी सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेगा और दिनों की तरह। जो भी हो, उसे एक बात की खुशी थी कि उसके पास फिर भी उसका घर पे बनाया हुआ ईवीपी रिकॉर्डर बैकपैक पे साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ पड़ा हुआ मिला। दिवाकर ने तुरंत ईवीपी रिकॉर्डर को ऑन किया और अपने शर्ट के पॉकेट पर रख दिया, ताकि किसी भी परिस्थिति पे उसका सही वक्त पर अपने आप इस्तेमाल हो सके। जंगल के जितने अंदर वो चला जा रहा था, उतना ही उसे हर रास्ते पर सही मोड़ चुनना पड़ रहा था। अगर उसने कभी गलत निर्णय लिया, वो वापस उस जंगल से अंधेरा होने से पहले निकल नहीं पाता। जंगल में चारों तरफ बस एक अलग सा सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में झिंगुरों की आवाज के अलावा और कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सूखे हुए पत्तों के ऊपर से गुजरते हुए भाई संभल के चल रहा था, क्योंकि गीली मिट्टी से कभी भी वो फिसल के गिर सकता था। जगह जगह पे गड्ढे थे और वहां कीचड़ और पानी जमा हुआ था। आसमान का रंग भी साफ दिखना मुश्किल था। काफी अंधेरा सा छाने लगा था और रास्ता भी इतना खराब होने पर भाई सावधानी से आगे बढ़ रहा था। शाम के 6:15 बजे हुए होंगे। भाई को समझ में आया कि उसने करीब 2 घंटों से ज्यादा साइकिल चलाई है और उसे अब तक ये अंदाजा नहीं था कि वो सही रास्ता चुन रहा था वापस जंगल से निकलने के लिए या जंगल के और अंदर चला जा रहा था। तभी उसे लगा उसके बाएं तरफ एक आदमी सफेद लिबास में कैंपस बाउंड्री के दीवार के पास खड़ा है। भाई ने फौरन सोचा कि यही सही मौका है उस आदमी से एक बार पूछ ही लेते हैं, आखिर ये जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। हो सकता है इसके बाद और ज्यादा घना अंधेरा पूरे जंगल में छा जाए। दिवाकर अपना साइकिल रोक कर पीछे मुड़कर अपनी बाएं तरफ देखते हुए फौरन बोला, भैया, क्या आप मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? सवाल पूछते हुए अपने पलके उठाकर देखते ही भाई चौंक गया, क्योंकि वहां पे कोई भी आदमी उस पल मौजूद नहीं था। लेकिन अभी तो मैंने धोती कुर्ते में यहाँ किसी आदमी को खड़ा हुआ देखा था, फिर कहाँ गया वो? अपनी आखिरी उम्मीद को गवाकर, दुखी होकर और इस घटना से डरते हुए जैसे ही भाई सामने की तरफ अपना सर घुमाता है, वो तभी उसके सामने उसी आदमी को बहुत जल्दी में तेज भागते हुए देख पाता है, मानो कोई उसकी जिंदगी खतरे में हो। जोरों से भाई उस आदमी को आवाज लगाता है, पर वो आदमी इतनी जल्दी में भाग रहा होता है कि भाई ने उसका पीछा करने का सोचा। अपना साइकिल बहुत ज्यादा स्पीड में भगाकर भाई आगे बढ़ने लगा, पर वो रास्ता शायद उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे खराब रास्ता मालूम हो रहा था। कीचड़ और गीली मिट्टी से भरे हुए इतने बड़े गड्ढे थे कि कोई भी गाड़ी ध्यान लगाकर ना चलाने पर कभी भी उलट सकती थी। भाई पूरी कोशिश कर रहा था उस भागते हुए आदमी का पीछा करने में, लेकिन जैसे ही उसे उस आदमी के शक्ल की एक झलक देखने का मौका मिला, उसने फौरन अपने साइकिल को पैडल करना बंद कर दिया। उस आदमी के कपड़े एकदम सफेद नहीं थे, बल्कि उसके ऊपर काले रंग के लंबी पट्टियां बने हुए थे और उस आदमी के सर से खून बह रहा था। इस कहानी के पिछले भाग में आपने सुना था कि मेरा भाई दिवाकर 2010 साल में गौरव तिवारी के हॉन्टेड शो देखने के बाद उनसे इंस्पायर्ड होकर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में अप्लाई कर चुका था।
पर उसकी उम्र 17 साल होने के कारण उसका एप्लीकेशन वहां से रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके कुछ सालों बाद आईआईटी खड़गपुर में बीटेक की पढ़ाई करने के लिए उसने वहां एडमिशन ली थी। उस कैंपस के अनजान जगहों पर घूमना मेरे भाई की आदत बन गई थी। ऐसे ही आर्म्स और वेपन्स के म्यूजियम में घूमते हुए उसे कुछ अजीब सी घटनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों बाद दोबारा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने का मन बनाकर अपने बनाए हुए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो हिजली डिटेंशन कैंप और उसको घिरा हुआ जंगल देखने निकल पड़ा। लेकिन रास्ता खोने पर एक आदमी की मदद मांगने की कोशिश में उसने जो देखा वो उसके समझ से बाहर था। अब आगे उस आदमी के माथे से लगातार खून की बूंदें उसके कपड़ों पर गिरे जा रहे थे। भाई ने अच्छे से देखा तो उसे पता चला कि उस आदमी के कपड़ों में कहीं धूल तो कहीं मिट्टी, कहीं सूखे पत्ते और कहीं मकड़ी के जाले भी लगे हुए थे। उसके पैरों में कोई भी जूता नहीं था। इससे पहले कि भाई कुछ और सोच पाता, वो आदमी लगातार बिना रुके आगे की तरफ भागता जा रहा था। पर भागते हुए भी वो आदमी भाई को पीछे मुड़कर बीच बीच में देखे जा रहा था। भाई में तब तक इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि इसके आगे अपना साइकिल लेकर उस आदमी का वो और पीछा करे। ऐसे ही अगले बस कुछ ही पलों में अपनी आंखों के सामने मेरे भाई दिवाकर ने उस आदमी को कैंपस बाउंड्री के दीवार के सामने जाकर अचानक से मानो हवा में गायब होते हुए देखा। ये कहाँ गया वो आदमी? यूं ही कैसे कोई इस तरह पलक झपकते ही गायब हो सकता है? अभी तो यही था, कहाँ गया वो आदमी? भाई ये सारे सवालों का जवाब खोजता हुआ उसी जगह पे खड़ा का खड़ा रह गया। एक के बाद एक घटना उसके साथ होने पर उसका सही मतलब निकालना भाई के लिए नामुमकिन था और ये सब समझ से भी बाहर था। वो आदमी इतना जख्मी था पर इस रास्ते पे एक भी जगह खून गिरने का कोई नामो निशान भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ इस जंगल में किससे भाग रहा था वो, जबकि यहाँ कोई रहता भी नहीं है? मुझे देखकर कुछ बोल रहा था क्या? लेकिन मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा था? एक ही जगह पर यूं ही रुके हुए दिवाकर को होश भी नहीं रहा कि बहुत रात हो चुकी थी और उसके चारों ओर काफी घना अंधेरा भी छा गया था। अचानक से जब एक चमगादड़ उसके पीछे के पेड़ से उठकर माथे के ऊपर से उड़ गया, तभी मानो भाई को होश आया। उसे एहसास हुआ कि अब उस जगह पे रुकना उसके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। फिलहाल पूनम के चांद की रोशनी होने के कारण जैसे तैसे वो साइकिल लेकर अपना आगे का रास्ता तय तो कर सकता था, पर जंगल के रास्ते का सही दिशा समझना इतना आसान नहीं था। फिर भी उसने एक बार वापस से अपनी सारी हिम्मत और ताकत एकजुट करके अपना साइकिल आगे बढ़ाने की ठान ली। पर जब वो उसके साइकिल को पैडल करते हुए आगे बढ़ रहा था, तब उसे एहसास होने लगा कि जैसे कुछ लोगों के कदमों की आहट ठीक उसके पीछे से सुनाई दे रही है। मानो काफी सारे लोग एक साथ झुंड में उसका पीछा कर रहे हैं।
और उसी के साथ आगे बढ़े जा रहे हैं। लेकिन इस बार भाई किसी भी कीमत पे नहीं रुका और ना ही पीछे मुड़कर कुछ भी देखने की हिम्मत कर पाया। लगातार साइकिल चलाते हुए करीब 30 मिनट हो चुके थे जब उसे आखिरकार एक सिक्योरिटी गार्ड जंगल के अंत में बैठा हुआ दिखा और भाई ये समझ गया कि यही है जंगल का एग्जिट पोस्ट। दूर से ही वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ शक की निगाहों से देखे जा रहा था और इसलिए भाई के करीब आते ही उसने तुरंत उसके साइकिल को रोकने की कोशिश की ताकि वो उससे पूछताछ कर पाए कि आखिर वो इस जंगल में कर क्या रहा था। पर इससे पहले कि वो आदमी भाई को कुछ पूछ पाता, वो अपने आप को बचाते हुए आगे चला गया और वहां से उसने देखा कि वो सिक्योरिटी गार्ड भाई को पकड़ने की जल्दबाजी में खुद ही गिरते गिरते बचा। इस घटना को घटे हुए 1 साल हो गया था, पर दिवाकर दोबारा कभी भी उस इंस्टीट्यूट के जंगल की तरफ जाने का मन नहीं बनाया। लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वो कैंपस के बाकी अनजाने वीरान जगहों पर घूमने और उन्हें करीब से जानने में निकल पड़ता था। एक दिन उसके इंस्टीट्यूट पे एक इवेंट मनाया जा रहा था। दरअसल वो इंस्टीट्यूट डे का इवेंट था और इसलिए टेक्नोलॉजी फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी सोसाइटी ने एक मूवी स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। मूवी का नाम था हिस्ट्री ऑफ हिजली डिटेंशन कैंप, जिसकी वजह से मेरे भाई में इस मूवी को देखने का एक अलग ही इच्छा पैदा हो गई थी। मूवी में दिखाए जाने वाला था कि कैसे भारत की आजादी से पहले अंग्रेजों के रहते हुए जमाने में उस इंस्टीट्यूट की जगह पे हिजली जेल हुआ करता था, जहां बाद में भारत को आजादी मिलने के बाद आईआईटी खड़गपुर का कैंपस बनाने के बारे में सोचा गया था। हिजली डिटेंशन कैंप का पूरा इतिहास दिखाए जाने वाला था मूवी के माध्यम से, पर कैंपस पे रहने वाले किसी भी स्टूडेंट में किसी ऐतिहासिक विषय पर मूवी देखने का ज्यादा दिलचस्पी ना होने के कारण थिएटर हॉल में बस उस मूवी से जुड़े हुए फैकल्टीज और कुछ गिने हुए दर्शक बैठे हुए थे, जिनमें से एक मेरा भाई दिवाकर भी था। उसने काफी कुछ सुना था हिजली डिटेंशन कैंप के बारे में और बचपन से ही उसे काफी जगहों के बारे में जानने का एक जुनून सा सवार हो जाता था। किसी भी टॉपिक का पूरा रिसर्च वर्क करना मानो तब उसका एकमात्र मकसद बन जाता था और यहाँ तो मूवी में पूरा हिजली डिटेंशन का रिसर्च वर्क टाइप ही डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने वाला था। सुबह से उसने मुझे अपने एक्साइटमेंट के बारे में बताकर रखा था, इसलिए शाम होते ही वो सबसे पहले थिएटर हॉल में पहुंच गया था। मूवी के शुरुआत से ही काफी चीजों को बारीकी से दिखाया गया। बहुत सारे मुद्दे जैसे हिजली जेल के आसपास घिरा हुआ जो घना जंगल था, वो कैसे उन कैदियों को उनके उस कैद से निकलकर भागने के रास्ते में आरे आ रहा था और साथ ही उनके ऊपर रोजाना किस तरह ब्रिटिश अपना जुल्म करते थे, ये सब कुछ बताया जा रहा था। उस जेल के अंदर इतना ज्यादा तकलीफ दिया जाता था कि जिसका वर्णन करना भी बहुत ज्यादा दर्दनाक था। ना वहाँ
किसी मर्द को बख्शा जाता था और ना ही किसी बेबस और लाचार औरत को। उनमें से काफी लोगों को कई दिनों तक भूखा प्यासा अंधेरे जगहों पे काल कोठरी में बिताना पड़ता था। तब भी अगर उनके अंदर से देशभक्ति का जुनून खत्म नहीं होता था तो वो उनके ऊपर और ज्यादा जुल्म करते थे। कितने ही अनगिनत लोगों की जान ली जाती थी हर रोज उस जेल में। कुछ स्वदेशियों के मौत के बारे में बाहर पता चलता था और बाकियों की कहानी बस उस चार दीवारों के बीच में दफन होकर रह जाती थी। कई सारे ऐसे ही लोगों का नाम और फोटो स्क्रीन पे दिखाए जाने लगे, जिनमें से एक फ्रीडम फाइटर का नाम स्क्रीन में पहले दिखाया गया, संतोष कुमार मित्र। कहा गया कि कैसे उन्होंने आखिरी दम तक अपनी मातृभूमि के गरिमा को बनाए रखा था। फिर उनकी तस्वीर भी दिखाई गई स्क्रीन पे। इसके बाद स्क्रीन पे एक और नाम आया, तारकेश्वर सेनगुप्ता, और उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अपनी जान पे खेलकर इस देश की आजादी के लिए बिना डरे हर सितम सहा था। हिजली जेल के तमाम वीर शहीदों में से उनका नाम सबसे पहले कतार में लिया जाता था। उनकी तस्वीर दिखाते ही दिवाकर स्क्रीन की तरफ देखता रह गया और अचानक वहां से उठकर वो थिएटर के बाहर आ गया और अपना बाईसाइकिल पार्किंग जोन से लेकर सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। बदहवास होकर अपने स्टडी डेस्क और ड्रॉयर को ढूंढने लग गया। आखिर में उसकी खोज तब रुकी जब उसे अपना ईवीपी रिकॉर्डर मिल गया। वो रिकॉर्डर को चलाने का नाकाम कोशिश किए जा रहा था, पर उसे पता चला कि रिकॉर्डर डेड हो चुका था, क्योंकि जिस दिन जंगल में वो आखिरी बार इस रिकॉर्डर को इस्तेमाल किया था, शायद हादसा होने के कारण उसके बाद उसने उस रिकॉर्डर को बंद करना ही भूल चुका था। उसने फौरन रिकॉर्डर की बैटरी निकाली और वापस से नई बैटरी डालकर उसे ऑन किया और उस दिन का रिकॉर्डिंग सुनने लगा। शुरुआत में कई सारे पंछी और कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन भाई कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो उस थिएटर में वो देखकर आया था, और अब इस रिकॉर्डर के जरिए वो उस रहस्य का खुलासा करना चाहता था। उसे अब उस पल की रिकॉर्डिंग सुनाई देने लगी जब उसने उस भागते हुए आदमी का पीछा किया था। सब कुछ इतना साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में काफी सारी आवाजें एक साथ आ रही थी, क्योंकि भाई उस वक्त बहुत जोर से अपना साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। हवा का शोर बहुत ज्यादा होने के कारण कभी कभी बाकी कुछ आवाजें अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन इन सब के बीच में से एक और आवाज जो दबी हुई पर मानो कोई तेजी से चीखता हुआ बोल रहा हो, ऐसा दिवाकर को सुनाई देने लगा। करीब से रिकॉर्डर के पास अपना कान लगाकर जैसे ही उसने सुनने की कोशिश की तो उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती गई, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। घनी जंगल के बीचों बीच कार रोकने का मन नहीं था अनिकेत का, पर मयूरी किसी भी कीमत पे मानने को
तैयार ही नहीं थी। मयूरी, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। मैंने सुना है इस जगह पे दिन में ही कोई नहीं रुकता। तो अभी तो शाम हो चुकी है, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। आगे जाकर कुछ देर में कहीं ना कहीं पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। मयूरी ने जवाब में कहा, मुझसे नहीं होगा। पिछले आधे घंटे से बस यही बोले जा रहे और ये जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि कार में बोतल रखा करो। यहाँ इस बैनर पे जिस लेक की बात लिखी हुई है वहीं से पानी लेकर आओ। अनिकेत बिना बहस को आगे बढ़ाए कार से बाहर उतरते हुए मयूरी को बोला, कार के बाहर गलती से भी मत उतरना। सारे विंडो ग्लासेस बंद कर लो। मैं जब तक वापस ना आऊं बस अंदर ही रहना, प्लीज। मयूरी फिर एक बार गुस्से से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लॉक भी लगा कर रखती हूँ। हैप्पी? अब जाओ और ज्यादा देर मत लगाना। अनिकेत लेक के डायरेक्शन को देखते हुए जंगल के अंदर चला गया। मयूरी और अनिकेत की शादी को 5 साल हो चुके थे। पहले कुछ सालों तक उन दोनों में सब कुछ सही था, पर पिछले 2-2.5 साल से मयूरी और अनिकेत में इतने ज्यादा झगड़े होते गए कि कभी कभी वो दोनों लीगली अलग होने का सोचते हैं, पर समाज और रिश्तेदारों की वजह से बस ये अलग होने का इरादा एक सोच ही बनी हुई रह गई। फिनेंशियली और सोशली अनिकेत और मयूरी को किसी बात का प्रॉब्लम नहीं था। अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो ये था कि मयूरी और अनिकेत शादी के इतने सालों बाद भी बे औलाद थे। अनिकेत को ये बात कभी रास ही नहीं आई कि आज के दिन में टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसलिए अगर वो और मयूरी किसी डॉक्टर से सलाह लेकर अपना चेकअप करवाए तो शायद सारी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सल्यूशन निकल ही आएगा। मयूरी तो अपना चेकअप करवा ही रही थी, पर जब तक अनिकेत भी अपने आप से पहल ना करे तब तक आगे बात बढ़ ही नहीं सकती थी। दरअसल अनिकेत को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। अगर उसे कुछ चाहिए था तो वो था बस ज्यादा सैलरी और प्रमोशन। मयूरी मन ही मन कार में बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि कैसे एक बार फिर वो अनिकेत को किसी तरह कन्विंस करे कि वो डॉक्टर के पास जाए। ठीक तभी कार के विंडो में किसी ने जैसे नॉक किया। मयूरी एकदम से चौंक गई। कौन? पर जब उसने विंडो की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। मन का वहम मानकर मयूरी ने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। 2 बार रिंग होते ही फोन के उस पार से मयूरी की माँ ने कॉल रिसीव किया और कहा, अरे मायू, कहाँ है बेटा? नयनतारा जी ने कॉल किया था थोड़ी देर पहले, बोली कि तुम दोनों अभी तक घर नहीं पहुंचे। कहाँ हो तुम लोग? मयूरी अपनी माँ को खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अरे माँ, हम लोग बच्चे थोड़ी हैं कि गुम हो जाएंगे, ठीक से घर पहुंच जाएंगे माँ, आप चिंता मत करो। बस ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है? मयूरी की माँ ने कहा, अब काफी ठीक है बेटा, तुम लोग घर पहुंचकर मुझे और नयनतारा जी को कॉल कर देना। मयूरी ने तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है माँ, फिलहाल अनिकेत मेरे लिए पानी लाने गए हैं, उनके आते ही फिर से रवाना होंगे और घर पहुंचकर आप दोनों को इत्तला कर देंगे। आप अपना ख्याल रखना। रखती हूँ माँ, बाय। मयूरी ने जैसे ही वो कॉल काटते हुए मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा, तभी एक बार फिर जैसे किसी ने कार के विंडो पर दोबारा से नॉक किया। कौन है? जो उसने देखा उसके बाद मयूरी बहुत डर गई। काले लिबास में कोई औरत घूंघट से अपने पूरा सर ढके हुए उसके कार की खिड़की के सामने खड़ी थी।
इस जंगल के बारे में काफी कुछ कहानियां सुनी थी अनिकेत से मयूरी ने। अपने दोस्त के घर सुबह जब पार्टी अटेंड करने वो लोग निकले थे, तब अनिकेत कार में बैठकर उन कहानियों का जिक्र किया था मयूरी को। पर मयूरी को सब कहानियां बस मन घड़न ही लगी। उसने अनिकेत को कहा था, ऐसा करो, तुम स्टोरी राइटर बन जाओ, कुछ भी बकवास को सच मान लेते हो तुम। आज के दिन में 1000 साल पुरानी एक सुनी सुनाई कहानी पे तुमको यकीन हो गया। तुम ही करो भरोसा इन पे, मुझे मत बताया करो, हद हो गई। मयूरी के ताने सुनकर अनिकेत ने उसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा था पूरे रास्ते। शायद उसे थोड़ा बुरा लगा था, पर तब मयूरी को नहीं पता था कि अनिकेत की बातों में सच्चाई भी हो सकती है। इस पल अपनी आंखों से उस औरत को देखकर मयूरी को पहली बार डर का एहसास होने लगा। वो औरत अपना हाथ ऊपर की, जंगल की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके बोली, मारे घर से निकल जाओ, निकल जाओ मारे घर से। मयूरी के कानों में उस औरत की डरावनी आवाज आते ही वो बिना कुछ आगे सुने एकदम से अपने दोनों हाथों से कान बंद करके चिल्लाई और चीखते हुए बोलती रही, जाओ यहाँ से, अभी के अभी जाओ, चले जाओ यहाँ से। मयूरी तब शांत हुई जब आखिर में अनिकेत ने कार के अंदर आकर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, मयूरी, क्या हुआ मयूरी, तुम चीख क्यों रही थी? सब ठीक तो है? किसे जाने के लिए बोल रही थी? अनिकेत को अपने पास देखकर मयूरी के जान में जान आई। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली, मैं यहाँ इधर खिड़की पे, औरत, तुम ठीक हो? अब बस चलो यहाँ से, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है अनिकेत। अनिकेत मयूरी को शांत करते हुए बोला, बस अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चलो ये लो पानी, थोड़ा पानी पी लो, बेहतर महसूस करोगी, फिर हम घर के लिए निकलते हैं। अनिकेत के हाथों में तांबे का एक ग्लास देखकर मयूरी ने पूछा, ये कहाँ से उठा लाए? वो जंगल में लेक तो था, पर उस लेक का पानी बहुत गंदा था। मैं शायद वापस भी आ जाता, लेकिन तभी मुझे एक पुरानी सी झोपड़ी दिखी, वहीं से मुझे मिला ये ग्लास। मयूरी ने अनिकेत के हाथों से वो ग्लास लेकर थोड़ा पानी पीकर उसे वापस कर दिया। अनिकेत ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, तुम अब आंखें बंद करके आराम करो, मैं तुमको उठा दूंगा घर पहुंचकर, कुछ मत सोचो अब। घर पहुंचकर भी मयूरी काफी थकी हुई महसूस कर रही थी और इसलिए अनिकेत ने भी उसे सो जाने को कहा। अगली सुबह नींद से जाग के आंखें मलते हुए मयूरी वॉशरूम जाकर जैसे ही वॉश बेसिन के आईने में अपने आप को देखी तो बहुत ज्यादा डर गई। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर दिया। अपने आप को ऐसा बदला हुआ देखकर परेशानी से उसने अनिकेत को जोर जोर से पुकारते हुए कहा, अनिकेत कहाँ हो तुम? प्लीज जल्दी आओ यहाँ पे। अनिकेत। मयूरी का यूं बुलाने पर अनिकेत नींद से हड़बड़ी में जगता हुआ फौरन उसके पास पहुंच गया। पर जितनी हैरानी मयूरी को हुई थी, उससे कई ज्यादा चिंता अनिकेत को होने लगा था और इसीलिए उसने अगले ही पल डॉक्टर को कॉल किया। मयूरी का अच्छे से चेकअप करने के बाद डॉक्टर सुधा मिश्रा, जो पिछले कुछ सालों से मयूरी का केस हैंडल कर ही रही थी, उनके भी चेहरे पर एक सवाल सा था। अनिकेत की तरफ मुड़कर उन्होंने कहा, मैं
खुद समझ नहीं पा रही कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। शायद कुछ 10 दिन ही हुए होंगे मुझे मयूरी को चेकअप किए हुए। तभी मैंने उसके कुछ और टेस्ट भी करवाए थे, पर आज इतने से वक्त में वो करीब 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी कुछ टेस्ट करवाने होंगे, पर ऐसा मेडिकल साइंस इतना गलत कैसे हो सकता है। और उन सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स का क्या, जिनमें साफ साफ दिख रहा था कि मयूरी कभी माँ बन ही नहीं सकती। मयूरी और अनिकेत के पास भी डॉक्टर के पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद डॉक्टर मिश्रा ने कुछ और प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए सलाह दी, पर उसका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनको लगा कि शायद कहीं पे उन्होंने मयूरी को अच्छे से चेकअप नहीं किया होगा। खैर, जो भी था, मयूरी अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसके मन में इतने सालों से बस ये एक ही ख्वाहिश थी कि कब वो माँ बनेगी। मयूरी को डॉक्टर मिश्रा का कंफर्मेशन मिलते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ को कॉल लगाया। मयूरी की माँ ये खुशखबरी सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने मयूरी से कहा, तू एकदम चिंता मत करना मायू, जब तक तेरी डिलीवरी नहीं होगी मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। कल ही मैं तेरे पास पहुंचती हूँ, तेरा पूरा ध्यान मैं रखूंगी बेटा। मयूरी की जिंदगी में उसके माँ, अनिकेत और सासू माँ के अलावा कोई नहीं था। पर यह बात सच थी कि मयूरी को इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी से लगाव था तो वो थी उसकी माँ। बचपन में पापा के गुजरने के बाद अपने पूरे मेहनत से मयूरी को उन्होंने इस दुनिया के काबिल बनाया। माँ का दर्जा इसलिए भगवान के समान था मयूरी के पास। अपने माँ से मिलने के सपने संजोते हुए मयूरी माँ के लिए उनका रूम तैयार करने लगी। बस आज की रात और कल सुबह माँ मेरे पास होगी। ला 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 अपनी माँ का सिखाया हुआ गाना गुनगुनाते हुए अचानक से मयूरी ने अपने मोबाइल के रिंगटोन की आवाज सुनी। तुरंत कॉल को रिसीव करते हुए मयूरी बोली, कहो अनिकेत, आज फिर देर होगी ना ऑफिस से आने में? उफ, आज भी डिनर मुझे अकेले करना होगा, है ना? क्या हुआ, चुप क्यों हो? बोलो कुछ। अनिकेत धीमी आवाज में बोला, मयूरी, एक बुरी खबर है। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा। अभी अभी कॉल आया था बंसी भैया का। मैं तुम्हारे लिए कार लेकर पहुंच रहा हूं, बस थोड़ी देर में। हम दोनों फिर एक साथ चलते हैं तुम्हारे माँ के यहाँ, ठीक है? अरे तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। माँ के पास इतनी रात को क्यों जाएंगे? माँ तो कल खुद आ रही। फिर बंसी भैया ने क्या कहा तुमसे? खुलकर बताओ अनिकेत। मयूरी, बात यह है कि तुम्हारी माँ नहीं रही। जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को वहां पहुंचना होगा। पुलिस भी आई हुई है, इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं वो लोग। बंसी भैया
जब रात रात के खाने के लिए माँ को बुलाने उनके कमरे में पहुंचे तो वहाँ पे माँ की लाश इस तरह से उनको मिली कि पुलिस को बुलाना पड़ा। सारी बातें सुनते हुए जैसे मयूरी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मयूरी की माँ के देहांत के बाद वो बिल्कुल शांत सी हो गई थी। दिन भर बस काम में मगन रहकर शायद अपनी माँ के मौत को भुलाने का नाकाम कोशिश करने में लगी हुई थी मयूरी। इसी बीच अनिकेत को मोहन भैया ने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी भी थोड़ी देर लग जाएगी। अनिकेत हर तरह से जानने की कोशिश में था कि मयूरी की माँ के साथ ऐसा सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। उनकी लाश को देखने की हिम्मत मयूरी में भी नहीं थी, पर जब अनिकेत ने उनकी आखिरी हालत देखी तो खुद अंदर से सहम गया। उनका शरीर कुछ इस तरह से था जैसे कि किसी खिलौने को गुस्से में आकर एक बच्चे ने तोड़ मड़ोड़ दिया हो। उनका सर पीछे मुड़ा हुआ था, हाथ की हड्डियां मरोड़ी हुई थी, घुटने से नीचे के पैर का हिस्सा भी उलट चुका था। ये देखने के बाद पुलिस को भी काफी हैरानी हुई थी, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम का सुझाव दिया और अनिकेत ने भी इसमें हामी भरी। उधर अनिकेत के ऑफिस में उसे जो प्रोजेक्ट हैंडल करने को कहा गया था उस पे अनिकेत दिन रात मेहनत कर रहा था। बॉस कभी भी फैमिली प्रॉब्लम्स का जानकर कोई छूट नहीं देने वाले थे अनिकेत को, इसलिए अनिकेत ऑफिस का काम घर पे भी लेकर आने लगा था। मयूरी को अब देर रात तक अकेले घर पे रखना भी अनिकेत को सही नहीं लगता था, क्योंकि बेचारी सदमे में दवाई लेना भूल जाती थी और कई बार खाना भी नहीं खाती थी। अनिकेत आखिरी बार रात के वक्त अगले दिन ऑफिस के बारे में सोचते हुए बोला, काश कि ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे इस बार इस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने पर प्रमोशन मिल जाए। जब ऑफिस में बॉस ने बोर्ड मीटिंग के बाद अनिकेत को अपने कैबिन में बुलाकर उसे प्रमोशन लेटर थमाया तो उसे अपने आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज होने का सपना लिए वो इतने वक्त से इंतजार कर रहा था, वो फाइनली ऐसे अचानक पूरी हो जाएगी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अनिकेत बॉस के कैबिन से निकलकर यही सोचा था कि मयूरी और अपनी माँ को ये खबर फौरन देगा। फिर बाद में उसने सोचा कि नैनतारा जी को बताना तो ठीक है, पर मयूरी को ये गुड न्यूज़ वो खुद शाम को उसके आमने सामने कहेगा, ताकि उसकी मुस्कुराहट कम से कम अपनी आंखों से इतने दिनों बाद देख पाए। शाम को मयूरी के लिए उसके पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट्स लेकर लिफ्ट से उतरकर खुशी से उसने अपने फ्लैट की तरफ जैसे जैसे बढ़ना शुरू किया, उसे वहां लोगों की भीड़ नजर आई। सब उसके अपार्टमेंट के लोग थे जो अनिकेत के फ्लैट के बाहर खड़े थे। कहीं मेरी मयूरी को कुछ, मन ही मन बड़बड़ाता हुआ अनिकेत पागलों की तरह भागता हुआ अपने फ्लैट में पहुंचा। मयूरी, मयूरी, कहाँ है मेरी मयूरी? रुकिए अनिकेत जी, मयूरी ठीक है अब, बस डर के कारण बेहोश हो गई थी। अच्छा हुआ कि आप आ गए। आपका नंबर काफ़ी बार सबने ट्राई किया पर कॉल लगा ही नहीं, शायद नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। एनीवेज, मुझे लगता है अगर हो सके आप किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ बुला लीजिए। पहले अपनी माँ की मौत और आज एक और, मयूरी के सेहत के लिए इतना सारा ट्रॉमा ऐसे वक्त पे सही नहीं है। कोई अपना हमेशा साथ रहेगा तो उसका सहारा बना रहेगा। दवाई का प्रिस्क्रिप्शन ये रहा, कोई और इशू हो तो मुझे
कॉल कर लीजिएगा। एक साथ इतना कुछ कहकर डॉक्टर मिश्रा अनिकेत के फ्लैट से निकलकर बाहर की तरफ चली गई। आज एक और? क्या बोल गई डॉक्टर? क्या दिखा है मयूरी ने? कुछ। अनिकेत जब अपने आप से ये बोले जा रहा था, तभी अजय, जो उसके नेक्स्ट फ्लैट में रहता था, उन्होंने अनिकेत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आओ मेरे साथ। अनिकेत अजय के पीछे पीछे स्टडी रूम पे पहुंचा। अनिकेत पूछने ही वाला था कि ऐसी कौन सी बात है जो अलग से बताने के लिए अजय उसे यहाँ ले आया, कि तभी अजय ने इशारे से अनिकेत को उस कमरे के अंदर देखने के लिए कहा। जैसे ही अनिकेत की नजरें उस कमरे के नज़ारे पर पड़ी, उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक सी गई। ये वो क्या देख रहा था? उस कमरे के बीचों बीच जमीन पे उसके जान से भी प्यारा ब्राउनी की लाश पड़ी हुई थी। अजय बोला, एक जर्मन शेफर्ड को इस तरीके से मौत कैसे आ सकती है? फ्लैट भी अंदर से लॉक थी। दरवाजा तोड़कर आया था मैं जब मयूरी भाभी की चीख सुनाई दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अनिकेत। अनिकेत की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी ब्राउनी को ऐसी हालत में देखकर। पर एक बात से वो और ज्यादा दंग रह गया था। ये ब्राउनी की लाश बिल्कुल मयूरी की माँ की लाश जैसे कैसे दिख रही थी। अनिकेत के मन में सवालों का पहाड़ तो जमा हुआ था, पर अगले कुछ महीनों में वो सब बस यादें बनकर रह गई। अब अनिकेत और मयूरी अपने आने वाले बच्चे के इंतजार में दिन गिन रहे थे। मयूरी भी धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी और अनिकेत अपनी इतने सालों के साथी ब्राउनी के बिना रहने की आदत डाल रहा था। गोद भराई के रस्म के लिए नयनतारा जी खास इंतजाम कर रही थी। उनके परिवार के कुल पुरोहित आज पहली बार अनिकेत के फ्लैट में आने वाले थे, इसलिए अनिकेत ने भी काफी सारा बंदोबस्त किया हुआ था। गुरुजी आने वाले बच्चे के सलामती के लिए आज जो हवन करेंगे, उसमें तुम दोनों को एक साथ बैठना है। वो कभी भी आ सकते हैं। हवन का सारा सामान लाया हुआ है ना अनिकेत? कुछ भूला तो नहीं? नयनतारा जी अपने बेटे की तरफ देखकर बोली। अनिकेत ने जवाब में सर हिलाकर ना कहने पर उनको तसल्ली हुई। अचानक मोहन आकर बोला, माँ जी, गुरुजी आए हैं, आप सबको लेकर आ जाइए, मैंने उन्हें बिठाया है। नयनतारा जी मुस्कुराते हुए पैर छूकर जैसे ही खड़ी हुई, पंडित जी ने चिंता दर्शाते हुए कहा, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। कोई काली शक्ति का प्रकोप है। इसी वजह से पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे परिवार में मुसीबतें आए जा रही। ये आप क्या कह रहे हैं? गुरुजी, ये लोग तो इस जगह पे पिछले 3 साल से रह रहे हैं। कभी कुछ ऐसा नहीं लगा। मैं भी तो यहाँ पिछले कुछ महीनों से अपनी बहू के लिए रुकी हुई हूँ। नयनतारा जी डरी हुई आवाज में बोली। गुरुजी ने अनिकेत और मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या कुछ महीने पहले तुम दोनों में से किसी ने घर पे कोई ऐसा सामान लाया है जिसके बारे में तुम बिल्कुल अनजान हो? याद करके बताओ बच्चों। इन हादसों से पहले कोई ऐसी चीज उठाकर लाए हो और शायद उसका इस्तेमाल भी किया हो। अनिकेत सोचते हुए अचानक से कुछ याद करके गुरुजी के सामने से चला गया और कुछ ही देर बाद हाथ में कुछ लिए हुए वापस आकर बोला, ये तांबे का ग्लास कुछ महीने पहले ये मुझे अपने दोस्त के घर से वापस आते हुए एक जगह पर मिली थी, जहाँ से मैं इसे उठाकर लाया हूँ।
बाद में हमने अब तक इसे करीब हर रोज इस्तेमाल किया है। इसके बाहर काफी बारीकी से नक्शे की खूबसूरती को देखकर मैंने और मयूरी ने इस ग्लास को फेंका भी नहीं। पर इस ग्लास का इन सब बातों से क्या लेना देना? पंडित जी ने उस ग्लास को हाथ में लेकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र जपे और फिर अचानक से कहा, फौरन मुझे इस जगह पे लेके जाओ। कार से उतरकर अनिकेत पंडित जी को जंगल के अंदर जैसे जैसे लेकर जाने लगा, आसपास का माहौल वैसे ही अलग होता गया। सुबह के 11 बजे होंगे उसके घड़ी में, पर जंगल के अंदर जाते हुए जैसे घनघोर अंधेरा सा छा रहा था और चारों तरफ तूफान सा माहौल बन गया था। अनिकेत को याद आने लगा कि कैसे उस दिन भी जब वो जंगल के अंदर जा रहा था तब भी तूफान और अंधेरा कुछ ज्यादा ही था। चलते चलते एक जगह पर आकर अनिकेत ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वो झोपड़ी जहाँ मुझे मिला था वो तांबे का ग्लास। मेरे काफ़ी बार बुलाने पर भी इस झोपड़ी से कोई बाहर मदद करने को नहीं आया था, तो मैं खुद अंदर पहुंचा और वहाँ दिखा था मुझे ये ग्लास। पंडित जी झोपड़ी के अंदर जाकर इधर उधर चीज़ों को देखते गए और कुछ ही देर में उनको समझ में आ गया कि यहाँ कोई काला जादू अभ्यास करता है। उस ग्लास पे जो नक्शा बना हुआ था वो दरअसल काले जादू का हिस्सा है। अनिकेत की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, यहाँ आसपास कोई ज़रूर रहता होगा, हमें उनसे इस जगह का रहस्य जानना होगा, तभी कोई उपाय निकलेगा। चलो चलते हैं। काफी ढूंढने पर गांव के इस बुजुर्ग महिला के पास पंडित जी और अनिकेत जा पहुंचे और बस उनको ही उस झोपड़ी का रहस्य शायद पूरी तरीके से पता था। सुभद्रा देवी ने अनिकेत को देखते हुए कहा, आज से कई साल पहले इस गांव में रिमली रहा करती थी। मेरी बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी वो, सदा हंसमुख, सबका भला चाहने वाली लड़की। इस गांव में ऐसा कोई नहीं था जिसकी उसने मदद न की हो। अपना पराया सबको दिलो जान से मदद का हाथ बढ़ा देती थी पगली। पर उसी रिमली को इन गांव वालों ने डायन का नाम देकर इस गांव से दूर उस जंगल में अकेले सजा काटने के लिए भेज दिया। आखिर क्या कसूर था उसका? यही ना कि वो किसी की भी मनोकामना पूरा करने की क्षमता रखती है। पर एक दिन किसी एक गांव वाले की मनोकामना पूरी होने के साथ उसके घर पे किसी अपने की मौत हो गई, तो रिमली को जिम्मेदार ठहरा दिया सबने। जाते जाते इस गांव के लोगों को आखिरी बार रिमली गुस्से में जो बोल कर कही थी, शायद वही दोबारा हुआ आपके साथ बेटा। मुझे आज भी याद है, उसकी बातें मेरे कानों में गूंजती हैं। जाते हुए उसने कहा, मुझे निकाल रहे ना यहाँ से, मेरा खाना पानी बंद करवा रहे हो सब। ठीक है, मैं आज तक सबका भला की हूँ, अपने शक्तियों का सही उपयोग करके सबका मनोकामना पूरी की हूँ। पर आज से उस शक्ति से जिसका भी मनोकामना पूरा करूंगी, उसके अपनों में से किसी की जान
जरूर छीन लूंगी और जिसकी मनोकामना पूरी होगी उसके घर शैतान का भी प्रवेश होगा। जैसे मैं तड़प के गुजारा करूंगी वैसे मरते दम तक वो भी उस मनोकामना को कोसते रहेंगे, क्योंकि मनोकामना नहीं, शैतान का आना पक्का होगा उनके परिवार में। आगे मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, पर सुना था उसने किसी एक चीज पे अपनी जादुई शक्तियों का मंत्र लिख के रखा हुआ था। सुनने में ये आया था कि काला जादू भी अभ्यास किया करती थी, किसी को अपने घर पे जीते जी घुसने नहीं देती थी। पर तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हें वहां लेकर गई बेटा। भगवान तुम्हारे परिवार की रक्षा करे, रक्षा करे। सब कुछ जानने के बाद पंडित जी के सुझाव से अनिकेत उस तांबे के ग्लास को वापस उसी झोपड़े के अंदर रखकर बाहर आने पर उन्होंने गंगाजल छिड़काकर कुछ मंत्र पढ़कर उस झोपड़ी के चारों ओर पवित्र भस्म का रेखा बना दिया और अनिकेत को कहा, हम आशा करते हैं कि अब ये बुरा साया कभी तुमको या तुम्हारे परिवार को परेशान नहीं करेगी। आज कुछ महीने बाद एक बार फिर अनिकेत के घर पे पूजा का प्रबंध किया है नयनतारा जी ने। पंडित जी बोले, नवजात बच्चे को हमारे गोदी में दीजिए, हम भी तो देखें हमारा नया मासूम शिष्य का भाग्य कैसा रहेगा। इतना कहकर पंडित जी ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर उसके हाथ की रेखाएं देखी तो अचानक से चौंकते हुए बोले, ये क्या? ये इसके हाथ में तो वही सब रेखाएं दिख रही जो उस तांबे के ग्लास में अंकित था। मतलब यही कहना चाहती थी वो दुष्ट आत्मा, शैतान का आगमन इस बच्चे के रूप में। शैतान का घर में प्रवेश हो चुका। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी।